नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन में। तो दोस्तों, आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज इसी श्रृंखला में आज आपकी दूसरी क्लास है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज आपकी क्लास थोड़ा सा लेट है और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को एक क्वेश्चन कल के बताए हुए क्वेश्चन पे ले जाना चाहूँगा। कल आपको बताया गया था फीफा की एक वो जो मेंस फुटबॉल टीम की एक वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें भारत को जो स्थान है 108वां है। उसमें जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे भैया पहले पे आपका बेल्जियम है। ठीक है भैया, पहले पे बेल्जियम है, दूसरे पे आपका फ्रांस है और तीसरे पे आपका ब्राज़ील है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले पे बेल्जियम, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे ब्राज़ील है। ये कल के सेगमेंट से एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। बाकी आज के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जो कि पहला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट। यूएनएससी, जी हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि भारत 10 साल बाद 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि 10 साल बाद चुना गया है अस्थायी सदस्य, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, सुरक्षा परिषद के बारे में जानने से पहले हमको क्या जानना है? यूएन के बारे में जानना है। और कल मैंने आपको बताया था यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके 193 राष्ट्र जो हैं इसके सदस्य हैं। आपको कमेंट में बताना है इसके अध्यक्ष कौन है। कल की क्लास अगर आपने देखी है तो आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष इसके कौन है। तो देखिए, यूएन के जो 6 प्रमुख अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से आपका पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा आपका न्याय परिषद है, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये जो 6 अंग हैं यूएन के, ये 6 अंग मिलकर पूरे विश्व में जो भी कार्य होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन पे नियंत्रण करते हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका क्या है? सुरक्षा परिषद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्या है? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद, अब यूएन का जो सुरक्षा परिषद है, ये यूएन जो है अपने चार्टर एक्ट के तहत काम करता है और इसके आर्टिकल 23 के तहत, इसमें यूएन के आर्टिकल 23 के तहत इसके कुछ सदस्य होंगे। किसके सदस्य होंगे? सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्य होंगे। और वो सदस्य कैसे होंगे? अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो इसके जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये इसके अस्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर मिली है। जी हाँ, वीटो पावर, जिसको आपको पता ही है, आपका तुम्हारे अमेरिका के पास वीटो पावर है, चीन के पास वीटो पावर है। तो वो क्यों है? क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी परमानेंट मेंबर हैं। और 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं, ये प्रत्येक साल 5 मेंबर जो हैं इसके निकाले जाते हैं और 5 नए मेंबर शामिल किए जाते हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी राष्ट्र देश जो होते हैं, ये 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, तब इसमें केवल 11 मेंबर थे। लेकिन 1963 में इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दी गई, तो जिसके तहत 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हो गए थे। भारत इससे पहले 7 बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। इससे पहले भारत जो है 1951 से 1952 में, 1967 से 1968, 1971 से 1972, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992, 2011 से 2012 और अब 2021 से 2022 के लिए भारत इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। और इसमें वोटिंग होती है, तो भारत को 192 वैलेट वोट्स में से 184 वैलेट वोट मिले थे। और आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, ऐसे आपको जनरली जानना चाहिए। पिछले साल जब इसका इलेक्शन हुआ था, तब चाइना और पाकिस्तान ने भी भारत का समर्थन किया था, बट इस बार जो है पाकिस्तान अपना वोट भारत को नहीं दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या बन जाता है कि भारत कितने साल बाद
इसका सदस्य चुना गया है, ठीक है, 10 साल बाद। और भारत कौन सवीं बार चुना गया है, तो 8वीं बार चुना गया है, ठीक है। भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है, 10 साल बाद चुना गया है, ठीक। बाकी यूएन के बारे में आपको बताया ही गया था, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। 193 इसके सदस्य देश हैं। और हाँ, एक चीज़, हर राष्ट्र का एक प्रतिनिधि होता है। संयुक्त राष्ट्र में हर राष्ट्र का एक प्रतिनिधि होता है। तो भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं। इसको याद रखिएगा, ये भारत के प्रतिनिधि हैं, ये भारत के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, ये भारत के प्रतिनिधि हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति जो हैं वो भारत के प्रतिनिधि हैं, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आपका राजमोहन वोहरा का निधन हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन हो गया है। और ये जो है ये महावीर चक्र से सम्मानित थे, ये महावीर चक्र से सम्मानित थे। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मृत्यु भी पूछे जाते हैं। चर्चित व्यक्ति जो होते हैं उनकी मृत्यु कब हुई ये भी पूछा जाता है हाल ही में। तो हाल ही में आपके जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा, जो कि कोविड-19 से ग्रसित थे, उनकी मृत्यु हो गई है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये महावीर चक्र से सम्मानित थे। तो देख लेते हैं क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा, नाम याद रखिएगा, राजमोहन वोहरा, इनका निधन हो गया है। का निधन कोविड-19 की वजह से हो गया है, की वजह से हो गया है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं थोड़ा सा? क्योंकि ये जो है महावीर चक्र विजेता रह चुके हैं। क्या है? महावीर चक्र, महावीर चक्र विजेता। महावीर चक्र जो है वो आपका युद्ध के क्षेत्र में अभूतपूर्व साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। ये आपका पुरस्कार की श्रेणी में, वीरता के पुरस्कार की श्रेणी में दूसरे नंबर पे आता है। प्रथम नंबर पे आपका परमवीर चक्र आता है, ठीक है भैया। तो ये महावीर चक्र विजेता थे। 1971 के युद्ध में असीम अदम्य साहस दिखाने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। अगला है भैया आपका ऑटिस्टिक डे, वर्ल्ड ऑटिस्टिक डे। ऑटिस्टिक डे, वर्ल्ड ऑटिस्टिक डे, ये आपका 18 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिस्टिक डे ये जो है आपका 18 जून को मनाया जाता है, अब देखिए ऑटिस्टिक जो है वो ऑटिज्मा से है। ऑटिज्मा जो है एक बीमारी है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, आपने मूवी देखी होगी बर्फ़ी या फिर माय नेम इज़ खान, तो बर्फ़ी में प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो क्या है? वो ऑटिज्मा से ग्रसित हैं। माय नेम इज़ खान में भी जो शाहरुख खान है वो भी ऑटिज्मा से ग्रसित है। तो ऑटिज्मा में होता क्या है कि बच्चों के बोलने की क्षमता या फिर उनके व्यवहार करने की जो क्षमता होती है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। अधिकतर ये देखा गया है कि ऑटिज्मा से ग्रसित 40% बच्चे, जी हाँ 40% बच्चों को बोलने में समस्या होती है। ऑटिज्मा से ग्रसित 40% बच्चों को बोलने में समस्या होती है, बाकी उनके व्यवहार में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है? उनके बोलने में। जैसे हगला के बर्फी में बर्फी बोलती है ना प्रियंका चोपड़ा, तो वही सारी चीज़ें हैं। और औसतन 68 में से एक बच्चा जो होता है वो ऑटिज्मा से ग्रसित होता है। औसतन 68 में से एक बच्चा, औसतन 68 में से एक बच्चा जो होता है वो ऑटिज्मा से ग्रसित होता है, ऑटिज्मा से ग्रसित होता है।
ग्रसित होता है। ठीक है भैया, तो वर्ल्ड ऑटिस्टिक डे 18 जून को मनाया जाता है। ठीक, आपको ये मतलब एक आइडिया रखना है, औसतन 40% बच्चों को बोलने में समस्या होती है, और जो आपका औसतन 68 में से एक बच्चे जो होते हैं उनको क्या होता है, वो ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा में अभी हाल ही में रज संक्रांति पर्व मनाया गया है। रज संक्रांति पर्व उड़ीसा में आपका मनाया गया है, रज संक्रांति पर्व। और ये जो पर्व मनाया जाता है, ये जब बरसात का आगमन होता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या है? रज संक्रांति, रज संक्रांति पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जब बरसात का आगमन होता है, ठीक है, इसका मनाने का रीज़न क्या है? वर्षा ऋतु के स्वागत में, वर्षा ऋतु के स्वागत में तथा कृषि के लिए भूमि माता या धरती माता की पूजा की जाती है। भूमि माता या धरती माता की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, अब उड़ीसा आ गया, तो उड़ीसा के आपको याद रखना है क्या, सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम और यहाँ के राज्यपाल। उड़ीसा के सीएम और उड़ीसा के राज्यपाल। तो उड़ीसा के जो सीएम है वो आपके क्या है? नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक। और आपके इनके जो यहाँ राज्यपाल है वो हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल आपके राज्यपाल। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है कि रज संक्रांति पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप सीधे उत्तर दे देंगे उड़ीसा में मनाया जाता है। मान लीजिए राज्यपाल वगैरह पूछ ले, बट अब उतना पूछते नहीं है, बट आपको फिर भी एक जानकारी रखना चाहिए। जो आपका ग्रुप सी ग्रुप डी वगैरह के पेपर होते हैं उसमें पूछ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है आप ही के राज्य का पूछ ले, वो अलग राज्य का पूछ लेते हैं। और बैंक में बहुत ज़्यादा, स्टैटिक जी के बैंक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो भी, क्योंकि आप अक्सर होता है ना कि अपने राज्य का तो पता होता है लोगों का, लेकिन आपको राज्य का नहीं, क्योंकि आपको देश, भाई आप भारत में रहते तो भारत के लगभग हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है भैया, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारत अपने तीनों सेनाओं से, यानी कि जल, थल और नभसेना की सैनिकों की 75 सैनिकों की एक टुकड़ी रूस भेज रहा है विजय दिवस की परेड के लिए। ठीक है, विजय दिवस की परेड के लिए भारत अपने 75 सैनिकों की एक टुकड़ी भेज रहा है। और ये विजय दिवस क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का 75वीं वर्षगांठ के रूप में इस विजय दिवस को मनाया जा रहा है, और ये रूस में मनाया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में भारत ने विजय दिवस की परेड के लिए अपने सैनिकों को किस देश भेजा था? ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत ने 75 सैनिकों की टुकड़ी को रूस भेजा है। रूस भेजा है। किस लिए भेजा है? विजय दिवस की परेड में शामिल होने के लिए। विजय दिवस की परेड में शामिल होने के लिए। परेड में शामिल होने के लिए। शामिल होने के लिए।
अच्छा, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है सीधे थे, भारत ने किस देश में अपने सैन्य टुकड़ी को विजय दिवस की परेड में शामिल होने के लिए भेजा? तो आपका उत्तर क्या होगा? रूस में होगा। अब देखिए है क्यों ये विजय दिवस है, क्या ये जो विजय दिवस है ये द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ या विजय दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ या फिर आप कह सकते हैं विजय दिवस मनाया जा रहा है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की बात आ गई, ठीक है, तो थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था भैया हमारा, वो हमारा कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था। हमारा द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था, 1945 तक। अब देखिए 39 और 45 कितने साल का डिफरेंस आ रहा है? 6 साल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 6 साल का डिफरेंस आ रहा है, और 1 और 2 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 1, यानी कि 61 आ रहा है। और ये जो 61 है, द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। 61 देशों ने भाग लिया था। 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। और क्या हो जाएगा? पहली बार परमाणु बम, सबको पता है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था। ठीक है, लेकिन पूछ सकता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले परमाणु बम का नाम क्या था? ठीक है, पहली बार परमाणु बम का प्रयोग, पहली बार परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ये तो सबको पता है, पहली बार परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। लेकिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कब कब गिराया गया था। ठीक है, कब कब गिराया गया था? तो देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 6 को अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। अच्छा, ये चीज तो हो गया भैया, लेकिन जो 2 बम गिराए गए थे उनका नाम भी था। तो क्या था? हिरोशिमा पर जो है आपका लिटिल बॉय गिराया गया था। हिरोशिमा पर क्या गिराया गया था? लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर आपका लिटिल बॉय, नाम ही लिटिल है सिर्फ भैया। ठीक है, नाम ही लिटिल है, लेकिन इसने जो विध्वंस किया है वो अभी तक जापान पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, लिटिल बॉय। और यहाँ पे जो गिराया गया था ये फैट मैन। ठीक है, फैट मैन। थोड़ा सा अगर आपने केमिस्ट्री में अगर इंटर में पढ़ा ही है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, तो उसमें यूरेनियम 235, यूरेनियम 293, यूरेनियम जो क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ था हिरोशिमा पे, यानी कि लिटिल बॉय जो था वो इसमें जो यूज किया गया था यूरेनियम 235 यूज किया गया था, और इसमें फैट मैन में जो यूज किया गया था वो यूरेनियम 293 यूज किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका मेन यही है कि भारत ने रूस में विजय दिवस की परेड के लिए अपने सैनिकों की 75 सैनिकों की टुकड़ी को भेजा है। और क्या है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस या वर्षगांठ मनाई जा रही है रूस में। पहले ये 9 जून को मनाया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब ये कब मनाया जाएगा? 24 जून को। ठीक है, कब मनाया जाएगा? 24 जून 2020। ठीक है, बाकी द्वितीय विश्व युद्ध बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हिस्ट्री में आपको जब सर पढ़ाएंगे तो उसको आपका बहुत डिटेल एनालिसिस वहाँ पे आपको बताया जाएगा। आपको एक मोटे तौर पे इसको जानना है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। जी हाँ भैया, विश्व सिकल सेल दिवस। अब आप पूछेंगे ये सिकल सेल दिवस क्या होता है? सिकल सेल जो होता है भैया, ये एक बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है। इसमें क्या होता है, हमारे जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल, यानी कि आपके आरबीसी जो होते हैं, वैसे मानव के आरबीसी जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। आपने फिगर में भी देखा होगा, आप बुक्स वगैरह में, आरबीसी जो होता है वो गोलाकार होता है और उसकी औसतन जो आयु होती है वो 120 दिन की होती है। लेकिन सिकल सेल बीमारी में क्या होता है, आरबीसी का जो आकार होता है वो हंसिए की तरह हो जाता है। हंसिया जिससे आप देखते होंगे गाँवों में घास वगैरह काटा जाता है, धान वगैरह काटे जाते हैं, तो उस आकार का हो जाता है हमारा आरबीसी। और उसकी जो औसतन आयु है वो 10 से 20 दिन तक ही रह जाती है। ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है, बहुत कम उम्र में बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 19 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, 19 जून विश्व सिकल सेल दिवस। सिकल सेल दिवस, ठीक है। इसमें होता क्या है, सिकल सेल में औसतन देखिए, आरबीसी क्या होता है, मैंने बताया आपको, गोलाकार आकृति का होता है और उनकी औसतन आयु क्या होती है, 120 दिन होती है। लेकिन इसमें इस बीमारी में क्या होता है, ये एक वंशानुगत बीमारी है, वंशानुगत रोग है। और इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है वो हमारा भैया, आरबीसी हमारा हंसिए की आकार का हो जाता है, हंसिए की आकार का हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है, आकार का हो जाता है। और इसकी जो आयु है आरबीसी की, इसमें सिकल सेल बीमारी में, वो 10 से 20 दिन रह जाती है, 10 से 20 दिन रह जाती है। और यूएन ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसके हिसाब से प्रत्येक वर्ष 5 लाख बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। 5 लाख बच्चे यूएन के द्वारा जारी आंकड़े में, यूएन द्वारा जारी आंकड़े में प्रत्येक वर्ष 5 लाख बच्चे इससे ग्रसित होते हैं, जिनमें से औसतन आधों की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि आधी उम्र तक पहुंचते मतलब, और हाँ, 5 साल तक के ही बच्चे इसमें बीमार होते हैं। क्या होते हैं, 5 साल तक के बच्चे अधिकतर जो इसके ग्रसित होते हैं वो 5 साल तक के बच्चे ग्रसित होते हैं। और आधी उम्र तक पहुंचते इसमें से आधों की मृत्यु हो जाती। तो ये रहा आज का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ऐसे ही आपको फिर कल मिलते हैं हम लोग कुछ नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।